लास्ट क्लास में हमने कुछ 2 न्यूमेरिकल्स करे थे। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर at 100 degree Celsius. If vapor pressure of solution is 570 mmHg, then calculate molar mass of solute. ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पुराने 4-5 लेक्चर में, सारी चीज़ें किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कई लोग कर चुके होंगे सॉल्व। अब देखते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं कर पाए, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें 2 तरह के सॉल्यूशन हमने पढ़ लिए, एक जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है और एक जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मतलब केस 1 जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, तो वो वाले फॉर्मूला में यूज़ करने। अब इसमें लिखा 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 360 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, उसके अंदर 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने डाल दिया। तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 570 mmHg, वो भी हमें गिवन है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब कई लोगों को क्लिक कर गया होगा, और फिर भी अगर नहीं करा है तो पुराने लेक्चर्स देखना, नोट्स देखना जो बना रहे हो उसके साथ के साथ। ठीक है, नोट्स जिस सीक्वेंस में मैं जो लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में पढ़ाना, तभी तुम चीज़ों को रिलेट कर पाओगे हर लेक्चर टू लेक्चर। ठीक है, और पुरानी चीज़ें बार बार, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार वो 3 लेक्चर पुरानी जो चीज़ थी वो तुमने पढ़ ली, वो उस लेक्चर के लिए खत्म होगी। नहीं, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एक बेस बनाते हुए आगे बढ़ता हूँ, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करेगी। इसलिए जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखने बैठो उससे पहले पुराने जो नोट्स है वो क्लियर होने चाहिए, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो तभी तुम चैप्टर को आगे रिलेट कर पाओगे और ईजिली समझ पाओगे। तो उसी पे ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि जब भी तुम्हें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट केस आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेट या मोलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो, तो हम एक स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे, उसे मैंने डेराइव भी करके बताया था। ठीक है, तो आई होप कई लोगों को वो याद आ गया होगा, कई लोगों ने तो उसे इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करके सॉल्व भी कर लिया होगा, और कुछ लोगों की बत्ती अब जली होगी। ठीक है, तो वो फार्मूला भी अब याद आ गया होगा। फार्मूला क्या था, वो स्पेशल फार्मूला मैंने बताया था, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल्स टू, ठीक है, NB अपॉन NA। मैंने बताया था ये टर्म RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं, वो टर्म अलग होती, P0A माइनस PA अपॉन P0A होती वो, और यहाँ पर NB अपॉन NA प्लस NB होती। तो ये फॉर्मूला और RLVP का जो फॉर्मूला दोनों बहुत अलग है, दिखते एक जैसे। ये फार्मूला स्पेशली हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट या मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज़ करेंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NB को लिख सकता हूँ मैं WB वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट या E। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो बाकी जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स है, टर्म्स है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या मुझे गिवन दे रखा है। बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देता हूँ मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम कन्वेंशन लेके चलेंगे, बी को सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके टर्म्स भी बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ए को सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट के लिए
हम बी यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस सॉल्यूट के लिए बी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो वेट है वो 30 ग्राम हमें गिवन दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर इसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर, डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इसका वेट हमें दे रखा है कितना, 360 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता ही है वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीन डेटा ये हमें जो गिवन है। यहाँ से हमें देखते क्या क्या पता है। यहाँ से हम देखें पी नॉट ए मेरा क्या सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट जो मेरा वाटर है, तो प्योर वाटर का या प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो कि कहीं पे भी मैंने बोला ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हमें गिवन नहीं होती। क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा गिवन होती है, ये हमें याद नहीं रखनी होती। ठीक है, तो यहाँ देखना कहीं दिख रही है कि कहीं पे भी क्वेश्चन के डेटा में मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में पी ए लिख दो या पी लिख दो, ठीक है, सेम ही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा 570 mmHg, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होता है, इसलिए हम ऐसे भी लिख देते हैं उसको पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब पी ए यहाँ पर और पी ए ये भी। अब मुझे पी नॉट ए नहीं पता अभी तक, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर क्या, अगर मुझे ये पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ठीक है, तो कई लोगों को क्लिक कर गया होगा, लेकिन अभी भी कई लोगों को क्लिक इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 क्लास पहले बताया था और शायद अभी उनके दिमाग में ये बात निकल गई होगी। ठीक है, तो मैंने एक टर्म, 3 टर्म बताए थे, एक बताया था बॉइलिंग, एक बताया था बॉइलिंग पॉइंट, और एक बताया था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग तो मैंने बताया था लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के फिनोमिना को बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला था कि वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जहाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फियरिक वेपर प्रेशर दैट इज 1 atm या 760 mmHg के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या एक चीज़ गिवन दे रखी है, ठीक है, हिंट दे रखा है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा पानी था, वाटर था, वो 100 डिग्री पे रखा हुआ था, और उस 100 डिग्री पे जो पानी रखा था उसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड करा। इसका क्या मतलब है, उस समय में 100 डिग्री पे जो पानी का, वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा वो हमें पता लग गया, क्योंकि 100 डिग्री वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट है यानी, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर बताता है जहाँ उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फियरिक या एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो, तब तो मैं बोलूँगा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर वो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब 1 atm के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि जो जनरली हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वो एग्जैक्ट टर्म उसके लिए यूज़ क्या करना चाहिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर जो कि उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और वो कितना होता है 1 atm या 760 mmHg। यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें जो मैंने इन्फॉर्मेशन या जो कॉन्सेप्ट पहले बताया था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ water at 100 degrees Celsius, that is normal boiling point of water। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो वेपर प्रेशर है उस लिक्विड का वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।
तो हमें पता क्या करना था, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पता करना था, जो कि P नॉट ए है, वो किसके बराबर हो जाएगा, P एटमोस्फियरिक के, और वो कितना हो जाएगा 1 atm भी लिख सकते हैं और 760 mm Hg भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो प्रेशर है वो mm Hg में दे रखा है पहले से सॉल्यूशन का, इसलिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ mm Hg में ही यूज़ करूँगा। तो अब सारे डेटा मुझे पता लग गए, तो बस वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बस वैल्यूज़ रख दे रहा हूँ इस फॉर्मूले में। पी नॉट ई की वैल्यू मुझे पता लग गई है 760 माइनस ये कितना दे रखा है 70, ठीक है। पी ए की वैल्यू 570 डिवाइडेड बाय 570 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मुझे दे रखा है 30, एम बी मुझे कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 360 और एम ए दे रखा है 18। तो इसको बस सिंपली क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ से मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, किसका, सॉल्यूट का। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5 ग्राम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक हिडन डेटा था जो हमें डायरेक्ट नहीं पता था, इनडायरेक्ट वे में हमें उसे क्या करना था, कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो जल्दी से इसे कॉपी कर ले। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। ध्यान से समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। हमें मोल फ्रैक्शन, हम बार बार बात कर रहे हैं, दो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट है, एक्स से एक्स बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें पता है। मोल फ्रैक्शन पता होने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता हो तो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अभी तक हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो सॉल्यूशन है, जो हमारा लिक्विड था, वो लिक्विड क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, नहीं, ठीक है। लिक्विड का वेपर प्रेशर है, तो ये जैसे लिक्विड है तो इस लिक्विड के अंदर ए या बी है, वो वेपर फॉर्म में ऊपर कन्वर्ट हुए। तो ये तो लिक्विड फॉर्म है और ये कौन सा है, वेपर फॉर्म। ये जो हम एक्स ए एंड एक्स बी बार बार बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, वो लिक्विड फेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस वेपर फेस में जो कन्वर्ट हुए, सारे तो हुए नहीं, कुछ ही होंगे, कितने होंगे वो हमें नहीं पता। तो अब कितने होंगे वो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो वेपर फेस में जो मोल्स कन्वर्ट हुए उनका मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन पता लग गया, मतलब मोल्स भी पता लग जाएंगे। तो कितने मोल्स वेपर में कन्वर्ट हुए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में हम वाई ए एंड वाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स यूज़ करेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन के लिए, और कैपिटल वाई हम यूज़ कर रहे हैं वेपर फेस में जो हमारे पार्टिकल्स गए हैं सॉल्यूशन के, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनके मोल फ्रैक्शन के लिए। सेम ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, ठीक है। तो अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने मीनिंग लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स ए इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस। इसी तरीके से एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस। ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर, बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर। अब मैंने लिखा वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, ठीक है। वेपर फेस के अंदर ए का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, कितने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो। और वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा, ठीक है, साइड में फिगर भी बना रखा है।
तो ये है लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो ए और बी दोनों होंगे और एक ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, एक कम होगा, ठीक है, तो अलग अलग होगा। तो सेम कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी, तो इसको बड़े पार्टिकल से शो करा, बड़ा एरो बनाया, बी को छोटे पार्टिकल से, ठीक है। ये है सॉल्यूशन लिक्विड फेस में। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए एंड एक्स बी से। और वेपर फेस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई ए एंड वाई बी से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन। तो अभी हमने क्या करा था, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट से 2 क्लास पहले जब हमने केस 2 पढ़ा था, तो केस 2 के अंदर मैंने डाल्टन्स लॉ को यूज़ करा था, उसकी हेल्प से हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करा था। तब मैंने बोला था कि डाल्टन्स लॉ के 2 स्टेटमेंट होते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। तो एक स्टेटमेंट तो मैंने वहाँ बता दिया था, और पहला स्टेटमेंट क्या था, टोटल प्रेशर exerted by non-reacting mixture of gases is equals to sum of partial pressure of individual gas। और वहाँ हमने लिखा था P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो नोट्स देखोगे, पुराने लेक्चर देखोगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। तब मैंने बोला था इसका एक और स्टेटमेंट है जो आगे काम आएगा, तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे उसका सेकंड स्टेटमेंट काम आएगा, ठीक है। 11th क्लास में डाल्टन्स लॉ हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट, कुछ भी बोल दो चैप्टर का नाम, उसमें हम देखते हैं, और ये फॉर्मूला तुमने देखा भी होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो डाल्टन्स लॉ का है वो है कि पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेस, ठीक है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ हमेशा किसके लिए, गैस या वेपर फेस के लिए इंप्लीमेंट होता है, लिक्विड के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे वेपर फेस है मतलब गैस फेस है, इसकी बात हो रही है। तो पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ए और बी। तो जो टोटल प्रेशर होगा, ये टोटल प्रेशर ए और बी दोनों की वजह से होगा। तो ए की वजह से जो प्रेशर होगा वो ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, बी की वजह से जो प्रेशर होगा बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, और दोनों का जो समेशन होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इन वेपर फेस। बार बार वेपर फेस इसलिए कहा हर जगह मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये लिक्विड फेस है और वेपर फेस यहाँ की बात हो रही है सारी गैस फेस में, क्योंकि डाल्टन्स लॉ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, लिक्विड के लिए नहीं, ठीक है। तो अगर अगर मैं बात करूँ ए कंपोनेंट के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेस इज मस्ट बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इन वेपर फेस। तो यहाँ पे हमें पता है, ये हमने डेराइव कर ही लिया था केस 2 में, जो टोटल प्रेशर होता है वेपर फेस में वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, ठीक है। और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। मैंने बताया था उस टाइम, एक एक्स्ट्रा में लाइन लिखना भूल गया था, तो मैंने अलग से बोला था इसको लिख लेना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और मैंने लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। इसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं जो ये डाल्टन्स लॉ लिखा है उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही चीज़ है पी ए, तो वही लिखा मैंने पी ए, ठीक है, जो लैंग्वेज में लिखा है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, तो ए के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ए के वेपर फेस के अंदर हमने क्या नाम दिया उसको, वाई है। मोल फ्रैक्शन ए इन वेपर फेस, तो उसकी जगह लिखा वाई है। और पी तो हमारा क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर पी है, तो मैंने लिख दिया इनटू पी। सेम ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा केस, ये केस 2 का, यानी जो केस 2 है हमारे पास जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसी की बात हो रही है। नॉन वॉलेटाइल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अकेला एक ही जाएगा तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये केस 2 के आगे ही बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो, वॉलेटाइल, मतलब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, ठीक है। एक हो तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं। 2 है तो दोनों का मिक्सचर बन गया, तो अब हमें नहीं पता है कि ए के कितने मोल से और बी के कितने मोल से, ठीक है। तो ये आ गया पी इक्वल्स टू वाई इंटू पी। अब इसको देखना, इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये तो वो डाल्टन्स लॉ। अब हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ, ठीक है, केस 1 जिसके अंदर सॉल्यूशन के नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने पढ़ा था, वहाँ हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। तो राउल्ट्स लॉ के अंदर हमें पता है कि जो पी है
राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, उन वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड के अंदर। तो वही है, ये लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है और ये वॉलेटाइल कंपोनेंट दोनों यहाँ पे, तो ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो इस वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा इसके लिक्विड फेस के अंदर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता। और ये वैल्यू कैसे डराइव होती है वो हमने केस 1 के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ से मैंने लिखा पी ए की वैल्यू पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आया डाल्टन्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट से, ये एक्सप्रेशन आया राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट से जो हमने केस 1 में पढ़ा था। दोनों में देखोगे एलएचएस में पी ए दोनों है तो सेम ही चीज़। तो यहाँ से मैंने दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड को। तो जब मैं इक्वेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा एज इट इज़ वाई ए इंटू पी और ये वाला आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, वाई ए की कैलकुलेट करनी थी। यही तो हमने बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या करो, बस मैंने जो प्रेशर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो पी नॉट ए एक्स है एज इट इज़ और ये पी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है अगर हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, हम तो दो की बात कर रहे हैं, हमें सिलेबस में दो ही है, तो दो वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है तो उसके अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का अगर तुम्हें वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम्हें उस कंपोनेंट का लिक्विड फॉर्म में, प्योर लिक्विड फॉर्म में क्या वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए और उस जिस भी सॉल्यूशन के अंदर वो लिक्विड है उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। तीन क्वांटिटी, तीन वेरिएबल तुम्हें पता होना चाहिए, तो यहाँ से तुम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा ना वाई ए की वैल्यू, सेम जैसे वाई ए हमने कैलकुलेट करा उसी तरीके से हम क्या वाई बी कर लेंगे। तो वाई बी के लिए जब हम लिखेंगे तो मैंने लिखा सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे मैंने पी ए के लिए लिखा, तो डाल्टन्स लॉ तो सबके लिए इंप्लीमेंट होगा जो गैस फेस में, तो क्योंकि ए और बी, ये ए क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सॉल्यूट, दोनों ही वॉलेटाइल है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी, ये वाई ए था वैसे वाई बी हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे इसमें, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, जैसे यहाँ पर हमने राउल्ट्स लॉ से लिखा, वापस दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनली वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। ए के लिए तुम्हें निकालना है तो ए की वैल्यूज लिखनी है यानी पी नॉट ए और एक्स ए, और बी के लिए निकालनी है तो यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी, और नीचे तो टोटल प्रेशर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए हमें वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले दोनों अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और कैसे ये फॉर्मूले आए वो मैंने यहाँ से, ठीक है, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ की हेल्प से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो एक बार इसे ध्यान से देख लो और इसको नोट कर ले। थैंक यू।